यादव, अ मेंबर ऑफ B3Y सेक्शन सॉलिड स्टेट में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉलिड्स को हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, क्या इसकी ज़रूरत है और कैसे हम लोगों ने इसकी स्टडी शुरू की उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, ये सॉलिड स्टेट होता क्या है। हालांकि बहुत कॉमन है, फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? तो स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, आपने पढ़ रखा है मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, उसी संदर्भ में कहेंगे अ स्टेट ऑफ मैटर ठीक है इन विच molecules are tightly packed. मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? टाइटली पैक्ड होने चाहिए। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, इसीलिए ड्यू टू विच द डेंसिटी of matter या the density of state of matter is highest among all states of matter. तो यहाँ पे कहा गया है कि इंटरमॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतने पास पास होंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो कम वॉल्यूम में क्या होंगे? कन्फाइंड होंगे। इसी वजह से यहाँ पे डेंसिटी क्या है? हाई है। ठीक, अब मॉलिक्यूल्स पास पास क्यों होंगे? जरूर है कोई ना कोई फोर्स अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि इन दिस स्टेट ऑफ मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is quite high. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस क्या हो जाएगा? कम। एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज क्वाइट लो। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगी। आप लोग थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जानते होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानते होंगे। कोई भी फोर्स अगर अट्रैक्टिव होगा तो अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। अगर मैं इस डस्टर को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, यानी कि मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी डस्टर यहाँ था, डिस्टेंस कुछ है, अगर मैं इसे खींचूंगा तो डिस्टेंस कुछ और हो जाएगी। क्या डिस्टेंस कम हुई? जी हाँ, कम हुई। यानी कि जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगी। जितनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगी उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा उतने ही कम वॉल्यूम में पार्टिकल्स क्या होंगे? कन्फाइंड होंगे। और जितने कम वॉल्यूम में पार्टिकल्स कन्फाइंड होंगे, हम कहेंगे उतनी ही डेंसिटी इसकी क्या होगी? हाई होगी। एक खेल और है, और वो है हीट का खेल। देखिए उसको कैसे करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं हम इनबिल्ट ऑफ हीट या द सप्लाई ऑफ हीट टेंड्स टू, यानी कि अगर हम इस सब्सटेंस को कैसे भी करके हीट सप्लाई कर दें किसी भी फॉर्म में, ठीक है, या हम एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन एनर्जी पे डिपेंड करता है कि सोर्स क्या है या किस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, द सप्लाई ऑफ हीट tends to increase the intermolecular distance
molecular distance and to decrease intermolecular force. यानी कि अगर मैं सब्सटेंस को हीट कर दूं, सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो गेन की जाती है किसके द्वारा, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स के द्वारा गेन की जाएगी तो मॉलिक्यूल्स क्या अपनी जगह से वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है इसलिए उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर क्वाइट बढ़ाते चले जाएँ तो ये ऑसिलेशन इतना तेज हो जाएगा कि जो जिन पर ये हैमर हो रहा है, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी अपनी मीन पोजीशन से हिलने लगेंगे। और एज अ रिजल्ट जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। द पॉइंट या द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जब ये ऑक्सीडेशन इतना तेज हो जाएगा कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो बदलने की कगार पे पहुंच जाए या बदलने की स्थिति में पहुंच जाए, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा डेफिनेशन है सॉलिड का, और इसके बाद थोड़ा सा हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सो हम लोग बहुत प्रिलिमिनरी अगर सोचे हैं तो हम जानते हैं कि भाई स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने जो बहुत पहले पढ़ा था वो क्या था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बोला था कि सब्सटेंस क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इनमें से कुछ एलिमेंट्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ एटम्स बना रहा हूँ इनके, एंड सो ऑन थ्रू आउट द स्पेस ट्रैवल कर देंगे। अब देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह कितनी है, बहुत कम है। जब आप इसको हीटअप करेंगे, जब आप इसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये एक मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको इस बाहर से सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी तो ये क्या करेगा, ये मूव करने की कोशिश करेगा, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, कैसे भी मूव करने की कोशिश करेगा, यानी ये ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है, इसके सबऑर्डिनेट एटम में भी आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अभी ये इसने एनर्जी गेन की, जिसकी वजह से क्या करेगा, अपनी जगह से हिलने की कोशिश करेगा, बट ये जिधर भी जाएगा, मान लीजिए इधर जाता है, ट्रांसलेट करता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से फिर वापस आ जाएगा। अभी इधर जा रहा है तो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अभी भी लग रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जाएगा, ये लगेगा। इसका मतलब ये है कि दो आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, या ये कह सकते हैं कि ये एक घेरे में बंद है, जिसकी वजह से केवल क्या कर सकता है, ऑक्सीडेट कर सकता है। आप इसको एनर्जी देते चले जाए, कोई ना कोई तो समय आएगा कि ये इन चार्ज को तोड़ सके, और चार्ज को तोड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी ये मॉलिक्यूल है, अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इनके इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सिव फोर्स लगाने लगे, जिसकी वजह से ये भी ऑक्सीडेट कर लगे। तो एक समय ऐसा है कि आप इसको हीट अप करते चले जाएं तो मॉलिक्यूल्स इतनी जल्दी वाइब्रेट करेंगे कि जो सबऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डिस्टेंस बढ़ गई इसीलिए वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है। अब अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को लूज कर देंगे तो इसकी स्टेट बदल जाएगी, और टेम्परेचर जहाँ पर ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक सॉलिड का, और एक्शन ऑफ हीट कैसे काम करता है उसके बारे में, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट का काम ये होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या करता है, ये वीक करता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है वो रीजन भी हमने आपको बता दिया।
ठीक है, अब देखते हैं सॉलिड्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉलिड, आप लोगों ने सॉलिड दो पार्ट में या दो स्थिति में पढ़ा होगा या देखा होगा, ठीक है। सो वी हैव टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में पहला क्या पढ़ा या पहला क्या देखा, तो ये है हमारा एमॉर्फस, कुछ होता ही क्लियर। और दूसरा हमारा क्या, दूसरा है हमारा क्रिस्टलाइन। दोनों में अंतर क्या पहले वो जान लेते हैं, फिर हम जरा इसका जो डेफिनेशन उसके बाद बात करते हैं। आप लोगों ने रोटी खाई होगी, रोटी, ठीक है, तो उसका जो आटा होता है यदि जब गूंथा जाता है तो आप देखिए कि वो बहुत ज़्यादा क्लम्सी होता है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा उसका शेप डेफिनेट नहीं होता। अगर आप उसको हल्का सा प्रेशर लगाएंगे तो दब जाएगा। या आप नींबू ले लीजिए, आप देखिए अगर उसको प्रेशर लगाएंगे तो वो इलैप्स कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड्स हल्का सा फोर्स लगाने पे भी डिफॉर्म हो जाते हैं उन्हें हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यानी कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैक तो होते हैं, ठीक है, लेकिन हल्का सा भी फोर्स लगाने पे वो क्या कर जाएंगे, उनका शेप डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भाषा में अगर मैं इस भाषा में कहूँ तो कहूँगा कि उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, एंटिटीज हम बोलते हैं यहाँ पर, तो एंटिटीज का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर तो है, लेकिन वो रेगुलरिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होगी। समझिएगा इसको, देखिए एमॉर्फस सॉलिड, these solids are defined as, this type of solid is defined as a solid in which atoms are arranged, atoms या molecules, हम इन चीज़ों को एंटिटीज के फॉर्म में लिख देते हैं। एंटिटीज में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी, ठीक है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड in a periodic manner up to small range, बहुत दूर तक इनकी पीरियोडिसिटी या कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है, रिपीटेशन ऑफ अरेंजमेंट है, वो बहुत दूर तक नहीं होगा, या यूँ कह सकते हैं कुछ मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तक होगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तक होगा, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स बहुत अरेंज तो होंगे, लेकिन वो जो अरेंजमेंट का रिपीटिशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स तक ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये कोई सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे आपने एटम्स लगा रखे हैं, ठीक है, ये वेल डिफाइंड में है, ठीक है, लेकिन ये रेंज जहाँ तक खत्म हुई, मॉलिक्यूल्स यहाँ है, यहाँ पे अरेंजमेंट दूसरा है, ठीक है। सो जब आप इसको हीटअप करेंगे या इसको आप डिफॉर्म करेंगे तो यहाँ तो काम चल जाएगा, यहाँ पे इतनी डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं कि डिस्टेंस बराबर है, बट यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से आके डिस्टेंस बराबर नहीं है। इसका मतलब ये होगा जब हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ वाला फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये फोर्स वीक है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अभी बताया अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, और यहीं से डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट फोर्स को ओवरकम कर रहा है, इसीलिए यहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आप किसी क्ले या किसी चीज़ को जब दबाते हैं तो वो आराम से दब जाती है, ठीक। अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, देखिए उसको देखिए, वो बड़ा मजेदार है। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड।
नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सो अ टाइप ऑफ सॉलिड in which entities, of course molecules or atoms, ठीक है, are arranged in a periodic manner having long range order is called crystalline solid। ठीक है, सो एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होना चाहिए। पीरियोडिक मैनर का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक एटम हमारे पास है या ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ एटम रिपीट करेगा कुछ समय बाद, ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मान लेते हैं डी है, तो इसी डी डिस्टेंस बाद जो होगा वो यहाँ से भी एटम होगा सेम डिस्टेंस। तो अगर ये थ्रू आउट द स्पेस चाहे जहाँ से भी आप नाप लें, अगर ये डिस्टेंस मेंटेन रहती है तो हम कहते हैं पीरियोडिक मैनर में अरेंज है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा दूर जाएगा, मतलब जितना थ्रू आउट द स्पेस जाएगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर से लिखा है, जितनी ज़्यादा रेंज तक, जितनी ज़्यादा दूर तक जाएगा उतना ही ये अच्छा क्रिस्टल माना जाएगा। ठीक है, इतना समझा, आगे देखते हैं। सो क्रिस्टल को भी हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग उनके फोर्सेस के बेस पर डिवाइड करेंगे और फिर उनके एलिमेंट के ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोर्सेस के बेस पर इनको डिवाइड करते हैं। देखिए, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ठीक है, सो यहां पर अब हमने क्या कहा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, यानी कि यहां पर मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे टू फॉर्म सॉलिड। ठीक है, तो अ टाइप ऑफ क्रिस्टल इन विच molecules acts as constituent of crystal। यानी कि क्रिस्टल के अंदर होने वाले मेंबर्स, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर होने वाले जो मेंबर्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? अच्छा, ठीक है, तो हम बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, H2 सॉलिडिफाइड हाइड्रोजन, सॉलिडिफाइड क्लोरीन, NaCl, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के आएंगे। ठीक है, तो इनके टाइप देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अगर इंग्लिश के जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो अगर एटम्स हैं तो उनसे बनने वाला वर्ड क्या है, मॉलिक्यूल है। इसको आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्यों बनने में एटम्स क्यों बनने हुए हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और केमिकल बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। एक होता है पोलर, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, एक होता है नॉन पोलर, यानी कि जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो सकता, और एक होता है कोवैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बेस मान करके अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है, इसमें सब पार्ट है, उसको बोलते हैं पोलर
मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ये हुआ कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें चार्ज सेपरेशन हो सके। ये चार्ज सेपरेशन बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब पार्शियल चार्ज होगा, ठीक है। सो अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड in which polar molecules are acting as basic constituents of सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए हम ले लें क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखिए, तो आपके पास SiO2 आ सकता है, बालू सिलिकेट, ठीक है। आपके पास आ सकता है फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है CO2, ठीक है, HCl सॉलिडिफाइड फॉर्म में। देखिए यहाँ पर ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है। सिलिकॉन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ठीक है। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उसमें एक ट्रेंड है कि अगर आप टुवर्ड्स अगर आप एक्रोस द पीरियड चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ता है, यानी कि सिलिकॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ठीक है। हालांकि ये भी और ये भी दोनों जो होते हैं वो लगभग एक ही फैमिली में आते हैं, दैट इज पी ब्लॉक फैमिली, जो कि हम लोग डील करेंगे। लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसका लालच इलेक्ट्रॉन के प्रति इसके मुकाबले कम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अधिकतर इसकी जगह पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पोलर सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उसको कहते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता। चार्ज सेपरेशन कब नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन कब नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन तभी नहीं होता जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस एग्जैक्टली जीरो होता है। तो नेक्स्ट इज नॉन पोलर सॉलिड्स, ठीक है। सो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, in which non-polar, ये कीवर्ड है, non-polar molecules plays the role of constituents of solid is called non-polar solid, ठीक है। अब इसके अंदर एटम कौन कौन से होंगे, ठीक है, एटम कौन कौन से होंगे, तो बता दूं कि ऐसे चीजें लीजिए जिनमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो सके, ये जो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, जीरो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए क्या, H2 एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड तो मॉलिक्यूल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं हो सकता है, आप अपने आप पैदा नहीं कर सकते हैं इस मामले में, ठीक है। ओके, सो तो H2 के मॉलिक्यूल है, Cl2 के मॉलिक्यूल से सॉलिडिफाइड Cl2 आप ले लीजिए, क्लोरीन गोली आती हैं, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आता है जो कि पानी में पड़ती है, ठीक है। तो H2 है, Cl2 है, O2 है, ये अगर सॉलिडिफाइड वर्जन में आपको दे दिए जाए तो आप कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की पहचान है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट, उसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड।
एक बात सोचिए, मान लीजिए कि दो नॉन मेटल्स आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है, दो नॉन मेटल्स आपस में काम कर रहे हैं, दो नॉन मेटल्स हैं, यहाँ पर हमने लिया था मेटलॉइड लिया था जब हम सिलिकेट का एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है, वो पोलर में था। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो नॉन मेटल्स हैं, एक ले लेते हैं कुछ भी ले लीजिए नाइट्रोजन और एक लेते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन से बनता क्या है, अमोनिया। N2 + 3H2 gives you 2NH3। ये बेसिक रिएक्शन है जो कि आप जानते हैं, N2 + 3H2 gives you 2NH3। और फोर्स ये हेबर प्रोसेस है, तो आयरन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड में 500 डिग्री C पर हीट करने पर ये काम करता है, रिएक्शन काम करती है। और ऑफ कोर्स आपको टेम्परेचर भी मेंशन करना होगा, ये नियर अबाउट 500 atm होता है। ये हाई प्रेशर पर काम करती है क्योंकि दोनों क्या होती हैं, दोनों प्रेशराइज गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड एज अ प्रोमोटर काम कर रहा है और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है और मोलिब्डेनम ऑक्साइड क्या काम कर रहा है, एज अ प्रोमोटर काम कर रहा है। यानी कि ये रिएक्शन को इनहेंस करने की कोशिश करेगा और इसकी परफॉर्मेंस पर ध्यान देगा, ये इसको मॉनिटर करता है और ये मॉनिटर करता है इनकी रिएक्शन को, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आप है एक ट्रक है, ठीक है। यदि आप ट्रक के सामने खड़े हो जाएं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, तब तक नहीं हो जब तक ट्रक स्टार्ट ना हो, ठीक है। यदि ट्रक स्टार्ट हो जाए और वो तेजी से आ रहा है और आप भी तेजी से आ रहे हैं और सही से कोलिजन हुआ तो सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब बहुत सारे फैक्टर्स आए, उनमें से एक फैक्टर एनर्जी का है, दूसरा फैक्टर ओरिएंटेशन का है जब आप कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, रिएक्शन किया तो कुछ ना कुछ बना, ठीक है। ये बना यानी कि इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा होगा, इस अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी लालची ये भी लालची, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये भी लालची और ये भी लालची, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है मेटल और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है नॉन मेटल, ठीक है, हाइड्राइड बनते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है दोनों लालची हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, बहुत कंपेरेबल हाई नहीं है बट हाई है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से नहीं हुआ, क्योंकि ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड बन सकता है और वो है शेयरिंग वाला बॉन्ड, इससे इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो कोवैलेंट बॉन्ड हम बना सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ जिस सॉल्ट में कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है, चाहे आप अमोनिया कह लें चाहे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कह लें, तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड आता है, ठीक है, ऐसे सॉलिड्स को हम कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं, ठीक है। सो कोवैलेंट सॉलिड, अ टाइप ऑफ सॉलिड, अ टाइप ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है, solid in which covalent molecules, ये कीवर्ड है, acts as constituent particles। अभी मैं constituent particles दिखा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी ये वर्ड बेसिस में बदल जाएगा। बेसिस अभी आपको बताया नहीं गया है इसलिए अभी बेसिस पे नहीं दिखाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। सो ये हमारा पहला टॉपिक था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, ठीक है। अगले जब हम अध्याय में आएंगे तो देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अलावा जो आयनिक सॉलिड है, जो मेटालिक सॉलिड है और एक सॉलिड और है, थोड़ा आराम से, और सॉलिड्स है तो वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। और सॉलिड की कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज से हम चर्चा करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा सॉलिड जो होता है वो एनाइसोट्रोपिक होता है और एमॉर्फस आइसोट्रोपिक होता है, तो वो कैसे होता है उसके बारे में अगली बार। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून।